वेलकम टू 80-20 सीरीज। 80-20 सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे 80% ऑफ इकोनॉमिक्स का सिलेबस थ्रू 20% ऑफ पीवाईक्यूज। 20% पीवाईक्यूज में लास्ट 30 इयर्स के यूपीएससी ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी हम आज इस वीडियो में एपिसोड में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सटर्नल सेक्टर से यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एपिसोड 13 के बाद हालांकि मुझे फिजिकल पॉलिसी के कुछ क्वेश्चन बनाने थे, लेकिन फिजिकल पॉलिसी के जो क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट के डेट्स है और कुछ इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो सब क्वेश्चन काफी ज्यादा एक तो कम है और बहुत ही ज्यादा सेग्रीगेटेड है। तो उन क्वेश्चंस को मैं आगे एपिसोड्स में टैकल करूंगा। ठीक है, सो अभी मैंने एक बहुत फ्रेश टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड एपिसोड 14 बनाया है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो यहाँ पे यूपीएससी चाह क्या रहा है। यूपीएससी चाह रहा है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि वो तुमसे ये जानना चाह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तो कॉन्सेप्ट, दूसरा बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लैरिटी है तभी आप ये एक दो क्वेश्चन जो मैं भी डिस्कस करूंगा वो आप कर सकते हैं। ये 2006 का क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट से आगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। सो असर्शन दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट represent a better picture of a country's economic transaction with the rest of the world than the balance of trade। यहां पे देखो दो कंपैरिजन हुए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ब्रॉडर बताया गया है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अ लार्जर पिक्चर एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड है अ स्मॉल पिक्चर। इस तरीके से समझिए। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट अ बेटर पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। हालांकि हम ये डिस्कस करते हैं कि देन वर्ड आए तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है, थोड़ा सा समझना है कि क्या गलत है, क्या हो सकता है, क्या इसको स्वैप किया गया है। तो एक तरीके से आपको इस तरीके से एक बार जरूर सोचना है जब भी इस तरीके से कंपैरिजन दिया हो। ठीक है, देन यहाँ पे रीजन क्या किया गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टेक इनटू द अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल वेयरएज बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। और वो बता भी रहा है, इसका लॉजिक क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका विजिबल एंड इनविजिबल दोनों तरीके के जो एक्सचेंज होते हैं अकाउंट के अंदर वो दोनों को देखता है, इसीलिए वो ज्यादा बेटर पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है फॉर द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप तुक्काबाजी करोगे कि देन है तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको इस तरीके से कर दूं, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट इज ऑलवेज नॉलेज। तो अगर नॉलेज लगाओगे और बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड का, तब आप कर सकते हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। की आपका असर्शन बिल्कुल सही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज इसमें विजिबल एंड इनविजिबल दोनों तरीके के आइटम्स देखे जाते हैं। वहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स, सिर्फ आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और वो भी विजिबल आइटम, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। वेयरएज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बहुत ब्रॉडर पिक्चर है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर नॉट ओनली विजिबल बट इनविजिबल प्लस आपके जो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस है लाइक ट्रांसफर्स, रेमिटेंस, ये सब भी इंक्लूड होता है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। सो मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की, आगे काम आएगी। The balance of payment is a comprehensive record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world over the specific period. It gives a complete picture of a country's international economic standing, whereas the balance of trade is a much narrower, representing only a subsection of BOP. So balance of trade is just a subsection of the BOP. Why it is true and explains A, the main reason जो हमने डिस्कस किया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द फिजिकल एंड टेंजिबल गुड्स विजिबल आइटम्स, वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपका बोथ अकाउंट्स तो देखती है टेंजिबल इनटेंजिबल, उसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक रेमिटेंस एंड ग्रांट्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स, ये सब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। तभी आप जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्लासिफाई करेंगे तो देयर आर टू अकाउंट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट इज द करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट वाला सब कुछ, करंट अकाउंट का सब कुछ, करंट अकाउंट के अंदर विजिबल इनविजिबल सब कुछ, तो ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, आपको ये दिमाग में रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू 2006 का आगे हमें बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट करेगा फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all import and export transaction of a country during a given period of time, normally a year, goods exported from a country during a year, economic transaction between the governments of one country to the another, capital movement from the one country to the another। अगर मैं यहाँ पे दो बात करूं, एक तो गुड्स और एक कैपिटल मूवमेंट्स, ये दोनों ही नैरोली डिफाइन कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को एज कंपेयर टू अदर्स। पहली चीज तो इसको समझिए, दोनों ही बहुत नैरो है कि सिर्फ क्या गुड्स की बात हो रही है। मैंने अभी बात की कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका गुड्स सर्विसेज सब कुछ है। सो गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग इट्स वेरी नैरो है। कैपिटल मूवमेंट तो मैंने कहा करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल मूवमेंट भी होती है, उसके अलावा आपके नॉन कैपिटल मूवमेंट्स भी होती है, तो ये भी नैरो कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं होता, ये भी होता है, ये भी होता है, बट दोनों नैरो डेफिनेशन है। ठीक है, सो दोनों नहीं होंगे। फिर आओ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू द अनदर। क्या सिर्फ ये गवर्नमेंट के बीच में? अभी हमने डेफिनेशन देखा रेजिडेंट्स, इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इसमें गवर्नमेंट रेजिडेंट्स दोनों आते हैं, नॉन रेजिडेंट ये सब आएंगे। सो ये भी एक नैरो डेफिनेशन है। सो अगर मैं चारों में देखूं तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया यार इसके अंदर भी मुझे नैरो लग रहा है। यस, आप बिल्कुल सही हो अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट अगर मैं चारों में देखूं तो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन ए होगा। बट क्या यही डेफिनेशन है? नो, ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन तो है ही, उसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर वो जो मैंने डिस्कस किया वो सब भी इसमें आएगा। सो ये भी एक अधूरी डेफिनेशन है, बट फिर भी आंसर है, बिकॉज अदर तो बिल्कुल भी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए अमंग द फोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार ऐसा भी हमें चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट? ठीक है, मैंने अभी डिस्कस किया बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट, एक आपका होता है करंट अकाउंट। ठीक है,
ठीक है, करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल दोनों होते हैं, उसके अलावा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल अकाउंट में आपके एसेट्स की बात होती है। अब जब भी वर्ड कैपिटल होगा, कैपिटल अकाउंट, हमेशा आपको यही सोचना है एसेट एंड लायबिलिटी। क्या इससे एसेट बढ़ रहे हैं, क्या लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, इसमें आपको बस इसी एंगल से सोचना है। मैंने आपको जब बजट बताया था उधर भी मैंने एसेट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट बोला, और यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी कैपिटल अकाउंट आए तो एसेट एंड लायबिलिटी पे सोचिए। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है तो फॉरेन के लोन्स, फॉरेन के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट के रेमिटेंस एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले अगर मैं प्राइवेट रेमिटेंस की बात करूं, ठीक है, private remittance is a unilateral transfers. Remittance is a unilateral transfers. So if it is a unilateral transfer, there is no effect on the asset and the liability. So option 3 तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन 3 नहीं होगा। ठीक है, तो उसी से आंसर आ रहा है 1, 2 एंड 4। फॉरेन लोन्स, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप लोन लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी आपके कहीं ना कहीं लाइबिलिटी ही है एक तरीके से, कि आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बट इससे एसेट भी बढ़ रहे हैं। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी वो एज अ आपके लाइबिलिटी ही मानी जाएगी। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको एसेट एंड लाइबिलिटी के एंगल से सोचना है। रेमिटेंस इज अ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, इट्स अ यूनिलैटरल ट्रांसफर, दैट्स व्हाई इट नॉट कम्स अंडर द एसेट लाइबिलिटी फार्मूला। इफ इट इज नॉट कम्स अंडर द एसेट लाइबिलिटी फार्मूला, देन इट विल गोज इनटू द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिट करके रखना है। चलो, कैपिटल अकाउंट की बात की है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अकाउंट से होगा। देखो, कैपिटल अकाउंट को हमेशा समझिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स records all international transactions that alter the asset and the liability position of a country. If a transaction involves a borrowing, lending, acquiring asset across the border, it falls under the capital account. वहीं पे अगर मैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करूं तो प्राइवेट रेमिटेंस comes under the current account. Why? Because it is a unilateral transfer. I hope you understand this very concept. Now next question on the current account. ठीक है, करंट अकाउंट में 2013 में पूछा कैपिटल अकाउंट, 2014 में पूछा करंट अकाउंट। तो यूपीएससी कभी भी मत सोचना, कई बार बच्चे कहते हैं कि अगर मान लो 2024 में कुछ ये क्वेश्चन पूछे तो 25 में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर 25 में पूछे तो 26 में नहीं पूछेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम इनको नहीं तैयार करते, नेक्स्ट को करते हैं। बट ऐसा कोई ट्रेंड मुझे अभी तक नहीं मिला, तो प्लीज इस पे आप प्लीज बैट मत कीजिएगा कि यार 25 में इन टॉपिक से पूछा तो जरूरी नहीं है कि वो इसे रिपीट नहीं कर सकता। देखो, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 13 में पूछा, 14 में करंट अकाउंट से पूछ लिया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। करंट अकाउंट है मतलब एसेट लाइबिलिटी का कोई भी गेम नहीं है। फॉरेन एसेट्स, वर्ड में ही एसेट है, बात समझ आ रही है, वर्ड में ही एसेट्स है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा। अब आ जाओ 1 एंड 3। ठीक है, तो क्या करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है? यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, आपका बिल्कुल आता है। और आपका क्या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आता है? यस, ये भी आता है, बिकॉज इट्स अ फॉरेन करेंसी काइंड ऑफ, कह सकते हैं, आप डिस्कस करेंगे आगे, बट यस, इट आल्सो कम्स अंडर द करंट अकाउंट। सो आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3। ठीक है, so the current account of balance of payment measure the flow of the goods and services, unilateral transfer between the country and the rest of the world. It essentially records day to day regular economic transaction that do not create future liability. Special drawing rights, आगे अभी एक क्वेश्चन करेंगे, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बट यहाँ पे मैं बस आपको डिफाइन कर देता हूँ। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर द इंटरनेशनल रिजर्व्स, एसेट्स created by International Monetary Fund. Changes in the country SDR holding are recorded under the official reserve of the capital account as they act as a financial assets rather than flow of goods and services. आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को। ठीक है, तो एक बार हम अभी करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो एक बार जस्ट आपको समराइज कर देता हूं। दिस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर करंट अकाउंट जिसमें डे टू डे इनकम एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, लोन, एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड इन द गुड्स, ट्रेड इन द सर्विसेज, मतलब विजिबल एंड इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर लाइक रेमिटेंस। ठीक है, उसके बाद इनकम, इनकम आपने जनरेट किया फ्रॉम द प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इनकम 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन से इनकम जनरेट की है, दोस ऑल कम्स अंडर द करंट अकाउंट। आई होप क्लियर है आपको। कैपिटल अकाउंट की बात करूं, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट लाइक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस पूरे सेक्शन पे मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे पूरा होगा, एफडीआई एंड एफपीआई पे। ठीक है, फिर लोन एंड बोरोइंग्स, बैंकिंग के कैपिटल, एनआरआई डिपॉजिट, ये सब आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ डिस्कस किया हुआ कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, आगे कन्वर्टिबिलिटी को हम डिटेल में, आगे सारे क्वेश्चन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी भी होंगे। ठीक है, कि लाइक करंट अकाउंट इज अ फुल्ली कन्वर्टेबल, ठीक है, वेयर एज कैपिटल अकाउंट इज पार्शियली कन्वर्टेबल, इस पे पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आपको करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्लियर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज अ आर्टिफिशियल करेंसी? It means it is not a currency. It is an artificial currency. It seems like a currency. It's similar to currency, but it's a proxy of the currency. Yes. So it's an artificial currency. तो ADR means American Depository Receipts, Global Depository Receipts. ठीक है, SDR is a अभी हमने देखा आपके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, and both ADR and SDR. So answer is option C. Special drawing rights are under IMF. ठीक है, उसी पे क्वेश्चन था ये। अब डिस्कस करेंगे कि क्या होता है SDR। ठीक है, द एसडीआर इज अ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स। क्या होते हैं? रिजर्व एसेट्स होते हैं क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स। मतलब अपने इंडिया, जैसे इंडिया है, अपने रिजर्व्स को इस करेंसी के अंदर रख सकता है, इसको एज अ करेंसी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल करेंसी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, इट्स अ रिजर्व एसेट्स अंडर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ पेपर गोल्ड। इट्स वेरी लिक्विड, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ पेपर गोल्ड और एन आर्टिफिशियल करेंसी, बिकॉज इट नॉट अ फिजिकल करेंसी issued by central bank that you can hold in your hand. Instead, it acts as a potential claim
on the freely usable currency of the IMF members. The value of an SDR is based on the basket of world's major currency. तो अब सवाल उठता है कि यार ये जो एसेट है इसकी वैल्यू कहां से आती है? इस एसेट को वैल्यू मिलती है ऑफ द बास्केट ऑफ द वर्ल्ड मेजर करेंसी। वर्ल्ड की जो मेजर करेंसीज है उसकी बास्केट से जो वैल्यू है वो डिराइव होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स? स्पेशल ड्राइंग राइट इज नथिंग बट जस्ट अ रिजर्व एसेट्स अंडर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई होप आपको क्लियर होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन कौन सी वर्ल्ड की मेजर करेंसी जो इसके बास्केट में इंक्लूड होती है आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट। यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है इन द फ्यूचर ऑल्सो। अदर ऑप्शन की बात करें एडीआर जीडीआर। देखो एडीआर एंड जीडीआर इज नॉट अ करेंसी। पहली बात तो ये कोई करेंसी नहीं है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है कि यूएस के जो रेजिडेंट्स है अगर उनको फॉरेन कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदने हैं तो वो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता है थ्रू यूएस के बैंक से। तो वो होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। रिसिट कौन बनाता है? ये रिसिट बनाता है एक सर्टिफिकेट इशूड बाय यूएस का बैंक रिप्रेजेंटिंग शेयर इन द मेजर इन अ फॉरेन कंपनी अलाउइंग यूएस इन्वेस्टर टू ट्रेड फॉरेन स्टॉक्स ऑन द यूएस एक्सचेंज। सिमिलर कॉन्सेप्ट है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट का। तो ये दोनों ही एक काइंड ऑफ एसेट्स है, नॉट अ करेंसी। बट एसडीआर इज कंसीडर्ड एज अ पेपर गोल्ड एज वेल एज आर्टिफिशियल करेंसी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following groups of items is included India's foreign exchange reserves? ठीक है, हमें फॉरेन एक्सचेंज से शॉक ना लगे, ठीक है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखते हैं। उन रिजर्व में हम क्या क्या रखते हैं ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मतलब इस बास्केट के अंदर, बास्केट ऑफ रिजर्व के इस बास्केट में हम क्या क्या फाइनेंशियल एसेट्स रखते हैं, फाइनेंशियल आप इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2013 का। द फर्स्ट वन इज द फॉरेन करेंसी एसेट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआर, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक कंट्री का रिजर्व है, ठीक है। अब देखो, एक होता है कंट्री का रिजर्व, एक होता है बैंक का रिजर्व। रिजर्व को हम इस तरीके से देखते हैं, या फिर एक सेंट्रल बैंक का रिजर्व जैसे आरबीआई। ठीक है, इस तरीके से अभी तक हमने जितने रिजर्व डिस्कस किए हैं, बैंक का रिजर्व किया है, आरबीआई का रिजर्व डिस्कस किया है। ठीक है, अगर मैं बैंक के रिजर्व की बात करूं, बैंक के रिजर्व के अंदर लोन एज अ एसेट होता है, यस और नो? अगर उसने कहीं पे लोन दिया हुआ एक बैंक ने, तो वो उसका एसेट जो है वो माना जाता है। ठीक है, अगर बैंक ने लोन दिया है, अगर बैंक ने लोन लिया है तो ऐसा लिया है तो वो उसकी लाइबिलिटी है, बट बैंक ने अगर लोन दिया है तो वो उसका एसेट है। ठीक है, इतना दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट है तो आप इसको सोचिए कि गवर्नमेंट है, एक कंट्री है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया के एसेट्स में क्या कभी लोन होंगे? ठीक है, वो भी लोन हमने वर्ल्ड बैंक से लिए हुए हो। ठीक है, अगर मैंने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया, क्या वो मेरा एसेट हो सकता है? नो, कोई हाल में नहीं हो सकता। अगर मैंने कोई फॉरेन कंट्री से कोई लोन लिया हुआ है, अगर लोन फॉरेन कंट्री से लिया हुआ है, तो क्या वो मेरा एसेट हो सकता है? तो मेरी लाइबिलिटी होगी। तो इट्स नॉट, अगर एसेट ही नहीं हो सकता तो मेरा रिजर्व कैसे बन सकता है? ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? लॉजिक से क्वेश्चन को कीजिए। लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, अरे भैया लोन तो मेरा लाइबिलिटी होगा ना, ये कैसे होगा? तो लोन को हटाइए, जैसे ही लोन को हटाओगे आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉरेन करेंसी एसेट्स। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना था, क्या सोचना था, क्या लोन एसेट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये 3 बार यहाँ पे यूज किया गया है लोन। अगर आप इसको एलिमिनेट करते हो तो आप ऑप्शन बी पे आओगे कि फॉरेन करेंसी के एसेट्स, गोल्ड की होल्डिंग ऑफ आरबीआई एंड एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, दिस ऑल आर कंसीडर्ड एज अ फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या इसके अलावा भी कोई होता है? यस, एक और होता है। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूं, फॉरेन करेंसी एसेट्स लाइक मेजर यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, येन, ये सब, फिजिकल गोल्ड हेल्ड बाय द आरबीआई, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आईएमएफ का, एंड रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन, द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स कोटा एंड द आईएमएफ होल्डिंग ऑफ इट्स करेंसी, दो दिस इज नॉट लिस्टेड इन ऑप्शन बी कंटेन ओनली करेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये दिया हुआ नहीं था, बट आगे फ्यूचर में कभी रिजर्व आरटीपी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटीपी भी क्या रिजर्व का पार्ट है? यस, ये भी होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन अ मेंबर्स कोटा एंड द आईएमएफ होल्डिंग फॉर ऑफ इट्स करेंसी। ठीक है, ये याद रखना फॉर द फ्यूचर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। ये 4 रिजर्व है, ये आपको दिमाग में रखना है आपके इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इज टू अचीव फुल कन्वर्टिबिलिटी। अब कन्वर्टिबिलिटी पे क्वेश्चन चलेंगे, यूपीएससी का पता नहीं क्या इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे। मैं क्वेश्चन कलेक्ट करता करता थक गया कि यार कन्वर्टिबिलिटी कितने क्वेश्चन पूछे हैं पेपर्स, मेरा मतलब बहुत टाइम लगा इन सबको एक तरीके से इनको देखने में, इनको कलेक्ट करने में, कहां पूछा कोई। मैं हमेशा ये इंश्योर करता हूं बिफोर रिलीजिंग एनी एपिसोड कि यार मुझसे कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन भी छूटता है तो शायद आप लोगों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं, तो इसलिए कई बार मेरा टाइम लग जाता है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है फॉर रिलीज करने में एपिसोड को। ठीक है, बिकॉज आई एम अ वन मैन आर्मी, सब कुछ मुझे ही करना है फ्रॉम स्टार्टिंग से, उसको कलेक्ट करके क्वेश्चन को पीपीटी में डाल के, और आगे फ्यूचर जो पूरा काम है उसके आंसर्स, उसको समझना, उसके कॉन्सेप्ट, उसको बनाना पीपीटी को, उसको रिलीज करना, उसको यूट्यूब पे अपलोड करना, उसके थंबनेल बनाना, उसका सब कुछ आई एम डूइंग दिस फॉर ऑल अलोन। सो इसलिए टाइम लग जाता है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कभी आपको टाइम लगा हो तो। अब क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। दिस इज बीइंग एडवोकेटेड बिकॉज कि अगर हम फुल कन्वर्टिबिलिटी कर ले इंडियन रुपी की तो इससे क्या फायदा होगा, क्यों करना चाहिए ये चीज? ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ रुपी विल स्टेबलाइज इट्स एक्सचेंज वैल्यू अगेंस्ट मेजर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, it will attract more foreign capital inflow in the India, it will help promote export, it will help India secure loan from the world financial market at attractive terms। एक एक को बिट बाय बिट समझते हैं।
ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी विल स्टेबलाइज इट्स एक्सचेंज, हो भी सकता है, यस, नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अगर आप कन्वर्टिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मतलब कि इंडिया का इंडियन रूपी फ्रीली कन्वर्टेबल होगा, फ्रीली कन्वर्ट होगा, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी मेजर करेंसी में या कोई भी करेंसी में। ठीक है, कोई भी करेंसी के अंदर आप करोगे, जब आप उसको कोई भी करेंसी में अगर कन्वर्ट करोगे तो इट विल कम्स विद द रिस्क। ठीक है, इट कम्स विद द रिस्क। ठीक है, इसके साथ रिस्क भी आएगा। सो कह नहीं सकते कि भैया स्टेबलाइज करेगा, हो सकता है डिस्टेबलाइज भी कर दे, तो ये आंसर नहीं होगा। इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो इन इंडिया, फॉरेन कैपिटल आएगा, फॉर श्योर आएगा, फॉर श्योर आएगा, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, आप इंडियन रूपी को कन्वर्ट कर रहे हो कोई भी फॉरेन करेंसी में। इफ यू आर कन्वर्टिंग द इंडियन रूपी इन अदर करेंसी, देन डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो इन इंडिया। डेफिनेटली कैपिटल इन्फ्लो तो होगा ही होगा, इसको आप रो नहीं सकते, कभी तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ही यही है। तो द वेरी कॉन्सेप्ट विल बी फ्लूइड अगर नहीं होता तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। अगर मैं अदर की बात करूं, इट विल हेल्प प्रमोट एक्सपोर्ट, कह नहीं सकते कि भैया ये प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कह नहीं सकते। इट विल हेल्प इंडिया सिक्योर लोन फ्रॉम द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट एट द अट्रैक्टिव टर्म्स। तो यस, ये भी नहीं कह सकते कि यस और नो वाली सिचुएशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अब डिस्कस करते हैं डिटेल गाइड टू इंडियाज रूपी कन्वर्टिबिलिटी स्टेटस। ठीक है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो फ्रीडम टू कन्वर्ट करेंसी फॉर डे टू डे ट्रेड एंड इनकम। सो करंट अकाउंट की पूरी कन्वर्टिबिलिटी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वहीं पे कैपिटल अकाउंट अगर मैं बात करूं, जहां पे एफडीआई, एफपीआई, ठीक है, लोन्स है, ईसीबीआई इन्वेस्टमेंट्स है, तो यहां पे आज भी इंडिया पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी पे मानता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर मैं आईएनआर फुल्ली कन्वर्टेबल बात करूं, आपका अचीव 1994 करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, बट आज भी यहां पे मैनेज्ड आप कह सकते हो पार्शियली कन्वर्टेबल है कैपिटल अकाउंट। आरबीआई ने धीरे 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 इसको कोशिश कर रहे हैं इसको पूरा करें, ठीक है, फुल्ली कन्वर्टेबल करें कैपिटल को, बट नहीं कर पा रहे। इसके पीछे कारण इवन दो यहाँ पे तारापुर कमेटी, जो आपके तारापुर कमेटी 1-2, इन्होंने भी कहा कि कैपिटल अकाउंट को फुल्ली जो है हमें कन्वर्टेबल कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, आरबीआई कोशिश कर रहा है ग्रेजुअल अप्रोच को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कैपिटल अकाउंट को हम फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं कर रहे? देखो, आप समझो, अगर मान लो इंडिया जो है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो सभी फॉरेन कंट्रीज के लोग जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा, वो एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन सबके फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर मान लो वहीं पे यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, ठीक है, यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो ये जितना भी कैपिटल इन्होंने यहाँ पे जो भी इंडिया पे इन्वेस्ट किया, ये कैपिटल को यहां से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छा हो सकता है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, तो यहाँ से कैपिटल फ्लाइट होगा, फ्लाइट मतलब कैपिटल उड़ेगा, यहां से कैपिटल उड़ा के वापस यूएस फेड रिजर्व में लगाएंगे। तो अगर मान लो कि बहुत अच्छा चंक यहाँ पे पैसा इंडिया में लगा हुआ है, बट अचानक सडन मूवमेंट में अगर यहाँ से पैसा निकल गया, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से शॉक लग सकता है। ऐसे शॉक ना लगे, इसीलिए हम यहाँ पे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट रखते हैं कैपिटल फ्लाइट के इशू के अंदर, क्योंकि कैपिटल फ्लाइट अगर हो गया तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है इंडिया को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर ही है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडिया रूपी इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, दैट द इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज बाय द ऑथराइज्ड डीलर फॉर द ट्रेवल, that the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of the trade and the goods and services, that the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trading financial asset and none of the above। ठीक है, इन दोनों में आपको क्वेश्चन देखना है। पहला तो बिल्कुल वियर्ड सा बनाया है और बहुत ही इलॉजिकल है। अगर मैं सेकंड और थर्ड को रीड करूं, द इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, और यहां पे बात की है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी आ सकते हैं, उसके अलावा भी काफी चीजें आ सकती है। सो ऑप्शन सी इज द मोर ब्रॉडर एज कंपेयर टू ऑप्शन बी। दैट्स व्हाई द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मींस दैट द इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन रूपी इज फुल्ली कन्वर्टिबल। कहां पे इंडियन रूपी फुल्ली कन्वर्टिबल है? इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यस, दो सिमिलर स्टेटमेंट है, एक सही है, गलत होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे गलत है, कैपिटल अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, वन में है। ठीक है, इनटू गोल्ड, गोल्ड का कोई यहाँ पे रूल नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन वन अलोन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको दिमाग में रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी मे मीन, इसका मतलब क्या है? इट्स फ्री फ्लोट विद द अदर इंटरनेशनल करेंसीज। यस, यही कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है। इट डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड आउटसाइड द कंट्री। यही होता है कि फुल्ली कन्वर्टेबल, जितना पैसा कन्वर्टेबल करना है, जिस टाइम पे करना है, इंडिया में करना है, इंडिया से बाहर करना है, कंट्री के अंदर करना है, कंट्री से बाहर करना है, कहीं भी करो, कोई भी इसमें कंडीशंस अप्लाई नहीं होती। जैसे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में काफी ज्यादा कंडीशंस लग जाती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जैसे कन्वर्टेबल करना है आप कर सकते हो। इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी। ठीक है, अगर रूपी फुल्ली कन्वर्टेबल है तो वो कोई भी अदर करेंसी की तरह आपको दिखने लगेगी। अगर आप इसको कन्वर्टेबल कर लोगे आपके डॉलर्स के अंदर, तो डॉलर की तरह दिखने लगेगी। आप इसको येन में करोगे तो येन की तरह दिखने लगेगी। पाउंड स्टर्लिंग में करोगे तो पाउंड स्टर्लिंग जैसी दिखने लगेगी, क्योंकि फुल्ली कन्वर्टेबल है। सो ऑप्शन 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेट करने का मन होता है लेकिन एलिमिनेट नहीं करना। ठीक है, आप पॉज करके प्लीज इन क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए और देन मुझे सुनिए। मैसेज कह रहा हूं, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे पता है तुम मुझे कहोगे कि यार इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, आप 1.5 पे देख सकते हो, ठीक है, ऐसे रोक रोक के देखोगे, बट यार कोई बात नहीं, कोई भी चीज धीरे धीरे जो बनती है वो बहुत सॉलिड बनती है। जो टाइम लगा के बनता है वो बहुत अच्छे से बनता है, बट अगर तुम जल्दबाजी में कोई चीजें करोगे तो ना तो तुम्हारे दिमाग में लॉन्गर रन में रहेगी, ना तुम उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है,
ये तो वही जो मैंने सीखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। इट्स अ फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसी, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सचेंज विद अदर इंटरनेशनल करेंसी, कहीं भी ये भी बिल्कुल सही है। और इंटरनेशनल करेंसी व्हाई? बिकॉज़ हार्ड करेंसी और वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है, फुल्ली कन्वर्टेबल। इफ इंडियन रूपी अचीव फुल कन्वर्टिबिलिटी, इट वुड जॉइन द रैंक्स फंक्शनिंग फ्रीली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। इसलिए जब हम कहीं ना कहीं ये बात करें डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाना है, इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी करना है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको देखेगा कि गवर्नमेंट फुल्ली कन्वर्टेबल कर रही है कैपिटल अकाउंट को। ये न्यूज कभी भी आ सकती है क्योंकि अब हम बहुत क्लोज है इस चीज के करने के लिए, ठीक है। तारापुर कमेटी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करता है तारापुर कमेटी, पूछा जा सकता है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है? बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी इनटू द गोल्ड, गोल्ड नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर पहले भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये देखिए गोल्ड इनटू गोल्ड, इस 2000 के क्वेश्चन को यहाँ पे 2015 में यूपीएससी ने पूछा है, ये आप देखिए। allowing the value of rupee to be fixed at the market forces, यहाँ पे फिक्स का कोई बात नहीं हो रही। freely permitting the conversion of rupee to the other currency and vice versa, ठीक है। यस, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर द करेंसी इन इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी कन्वर्जन, कन्वर्टिबिलिटी में कन्वर्जन की बात होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कब से हम लेजिट ट्रांजेक्शंस की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अब हम इलेजिट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, हवाला ट्रांजेक्शन जैसे, ठीक है। हवाला ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट्स अ लेजिट और इलेजिट, इट्स इलेजिट बट इट सीम्स लाइक अ लेजिट बट इट्स अ इलेजिट, ठीक है, आपको याद रखना है। received in the rupee against overseas currency and vice versa without going through the official channels, official channel के थ्रू नहीं जाता। received for the sale of transfer of share without going through the established stock exchange, ठीक है, ये नैरो बना रहा है। कमीशन फॉर द सर्विस रेंडेड टू द ओवरसी इन्वेस्टर, तो कमीशन तो नहीं होता, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेड टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। हवाला ट्रांजेक्शन, हवाला इज लाइक रिसीव्ड इन इंडियन रूपी, ठीक है, अगेंस्ट ओवरसी करेंसीज एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स, ऑफिशियल चैनल के थ्रू नहीं। हवाला, हवाला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से करते हैं हवाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये बेसिकली हम इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस करते हैं, जीएस3 के अंदर, और मैंने ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी के सारे लेक्चर्स, ठीक है, वो डाल रखे हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हवाला ट्रांजेक्शन को समझिए। हवाला इज एन अरेबिक टर्म, ठीक है। ट्रस्ट मतलब होता है इन इनफॉर्मल ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम ट्रांसफरिंग मनी अक्रॉस बॉर्डर विदाउट एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ कैश एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, ठीक है। कैसे होता है अब आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये इलेजिट तरीका होता है, ठीक है। आप इसको रीड कीजिए, बहुत सिंपल है। इंटरनल सिक्योरिटी में हम इसको डिस्कस करते हैं, मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से इसको समझाया हुआ है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसको समझाना, बट ठीक है, आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा हवाला ट्रांजेक्शन। ज्यादा यूपीएससी के वैसे भी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं है, बट इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद रेफरेंस टू फेमा इन इंडिया, तो रेगुलेशन मैनेजमेंट की बात करें तो फेमा एंड फेरा। सो फेरा पहले होता था, फेमा बाद में हुआ है, फेरा आपका पुराना है और फेमा न्यू है। अब हमें ये जानना है कि इन दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस था, ठीक है, क्यों चेंज किया गया फेरा को। सो फेरा इज अ मोर सेंट्रलाइज्ड, मोर आपका ऐसा था कि बहुत ज्यादा रेगुलेटेड था, ठीक है। बट कहीं पे कहीं हमें रेगुलेशन नहीं, हमें एक्चुअल मैनेजमेंट की जरूरत थी, जो आप जीएस2 गवर्नेंस में भी पढ़ते हैं कि ज्यादा रेगुलेशन भी रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल करता है, इट्स एक्ट एज अ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने फेरा अप्रोच से फेमा अप्रोच में आए, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें आंसर देखूं, अंडर फेमा वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स हैज सीज्ड टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस बट इन अ फेमा इट इज कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, दैट्स व्हाई अब आज की डेट में इसको सिविल ऑफेंस कहा जाता है अंडर फेमा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगेगी, कॉन्सेप्चुअल उस साल का मतलब न्यूज में करंट अफेयर था, तो उस तरीके से पूछा गया। तो आज हमें जानना चाहिए करंट फेरा एंड फेमा के बारे में। फेरा कुछ नहीं था, ओल्ड सिस्टम था, अब नहीं है, अब यूपीसी पूछेगा भी नहीं। इसमें वायलेशन क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, बट अब सिविल ऑफेंस माना जाता है। मैनेजमेंट और फैसिलिटेशन का यहाँ पे अप्रोच है, ठीक है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, बट इसमें क्या था, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब जब तक आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते तब तक आप गिल्टी हो, ये फेरा के अंदर होता था। बट आज की डेट में आपको ये करना होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट सेम आपका ईडी के अंदर होता है। अगर आपका ईडी मतलब आपका अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो तो उसमें यही होता है, और अरविंद केजरीवाल भी इसी के कारण फंसे थे और बेल उनकी डिनाई हो रही थी बार बार, ठीक है। बट अब तो निकल गए हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कि ये ईडी या फिर इस तरीके से में आपका चलता है, बट आज की डेट में ये सब बहुत ओल्ड हो गया, ये अप्रोच वेरी ओल्ड है, ठीक है। सो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कॉन्ट्रीब्यूटर टू रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, ठीक है। अगर आपको करेंसी के क्राइसिस को रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, तो कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे? द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, ठीक है, फॉरेन करेंसी आ रही है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेमिटेंस फ्रॉम द इंडियन अब्रोड, मतलब क्या है? करेंसी क्राइसिस कब होगी? बात समझ आ रही है? करेंसी क्राइसिस जब होगी जब करेंसी बहुत ज्यादा आपकी डिमांड हो रही होगी, मतलब ठीक है, अगर आपके पास अच्छे खासे रिजर्व हो फॉरेन करेंसी के, ठीक है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेज होगा। सो फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, ठीक है, आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो रही है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कंट्रीब्यूटर टू द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी? यस, इट विल रिड्यूस द करेंसी क्राइसिस, बिकॉज ये आपका बीओपी को बहुत ज्यादा अच्छा बना रहा है। सेम रेमिटेंस भी, ठीक है, ये भी आपकी फॉरेन करेंसी में आएगा, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं आपकी बीओपी को अच्छा स्ट्रेंथन करेंगे,
ठीक है। सो ऑप्शन 1 एंड 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब सी एंड ए तो कट हो गया। अब आता है सेकंड, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो आपके रुपीज में एक्सपेंडिचर होगा, इससे आपका एफडी मतलब फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होने की कोशिश हो सकती है, बढ़ सकता है। फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं बीओपी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी वजन हो सकता है, करेंसी क्राइसिस आ सकती है क्योंकि आप पैसा रुपी में खर्चा कर रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 इज द आंसर। इससे आपको ये देखना है कि आपकी बीओपी कहीं ना कहीं इंप्रूव होनी चाहिए और आपकी करेंसी क्राइसिस को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सो आईटी सेक्टर अर्निंग ये फॉरेन करेंसी लाएगा, ब्रिंग करेगा, ब्रिंग लाएगा। वहीं पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये खर्चा है, ठीक है। और वहीं पे रेमिटेंस ये पैसा लाएगा, तो जो पैसा लाएगा वो हमारी करेंसी को और अच्छा करेगा। करेंसी क्राइसिस नहीं, हमारी बीओपी को बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन, वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। देखो बिफोर वैल्यूएशन डीवैल्यूएशन की बात करें, यहाँ पे जो हिडन कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी जाना चाह रहा है वो है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। आपको एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कब करेंसी एप्रिशिएट होती है, कब करेंसी डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। अब एप्रिशिएट करने के लिए, डेप्रिशिएट करने के लिए कॉन्सेप्ट एक टूल होता है, ठीक है। टूल को बोलते हैं या तो वैल्यूएशन या होता है डीवैल्यूएशन, ठीक है। आप करेंसी को डीवैल्यू कर रहे हो या वैल्यू कर रहे हो। जब आप डीवैल्यू करते हो तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो आपका करेंसी डीवैल्यू होती है, उसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज, तो इट्स डेप्रिशिएटिंग, इट्स डेप्रिशिएटिंग। वहीं पे आपकी जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट करती है। तो आप इस वर्ड को समझिए, ठीक है, ये कोई अलग वर्ड नहीं है। वैल्यूएशन मतलब एप्रिशिएशन, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब एप्रिशिएशन हो रहा है। वहीं पे आपकी जब डीवैल्यू हो रही है मतलब आपकी वैल्यू कम हो रही है करेंसी की, तो वहीं पे आपका डेप्रिशिएशन हो रहा है, करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। अब समझो कि अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको इतना समझना है कि एप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट कैसे हो सकती है। बात समझ आ रही है? कोई भी चीज की वैल्यू कम कम होती है। देखो इसको रिलेशनशिप से समझ सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर समझोगे कि आप बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो अपने पार्टनर को, फोन कर रहे हो हर 10 मिनट में, खाना खाया कि नहीं खाया, बेबी बेबी ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया, जो भी XYZ, तो ज्यादा आपकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो, ठीक है। वही सेम बात है, ठीक है। अब ये देखो, हो सकता है कि आप इसको मेरे को वो मत मानना कि यही जनरलाइज कर रहा हूं, बट ऐसा जनरली होता है कि यार ज्यादा अगर हम किसी के पैरों में बिक जाए तो उससे वैल्यू कम ना कम होती है। सेम वैसा ही होता है कि हमारी वैल्यू कब कम होगी, जब हमारी डिमांड कम होगी, ठीक है। जो हमारे रुपी की जब डिमांड कम होगी ना, कोई चाहता ही नहीं है, ठीक है, जिसकी इंसान की डिमांड कम होगी, वैसे ही सेम रुपी की डिमांड कम होगी, मतलब कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होगा रुपी का जब उसकी डिमांड कम हो। वहीं पे अगर रुपी को आप डिमांड बढ़ा दोगे, मतलब पैसा चाहिए, मुझे रुपी चाहिए, मुझे रुपी चाहिए, तो आपके रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी। बहुत सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है पूरा आपका, वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिशिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब देखो, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू द डिवैल्यूएशन। ये चाइना करता है, आज भी करता है चाइना, अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को कम रखता है, डिवैल्यू रखता है। वाई डिवैल्यू रखता है? क्योंकि चाइना इज अ एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्ट करता है, मेजर एक्सपोर्टर है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, तो उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, चीप हो जाते हैं, ठीक है। जब उसके चाइना की करेंसी की वैल्यू कम होगी तो इट्स एक्ट एज अ चीप, इट प्रोडक्ट इज अ वेरी चीप। इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, तो कहीं ना कहीं ये हिडन उसको फायदा होता है, इट्स अ हिडन बेनिफिट टू दी करेंसी। तो ठीक है, डिवैल्यू हो रही है, पर उससे फायदा क्या हो रहा है कि उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, एक्सपोर्ट काफी ज्यादा जो है वो अच्छे लगने लग जाते हैं, बहुत प्राइस वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि डिवैल्यू ऑफ द करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट। कैसे? बिकॉज प्राइस ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू द डिवैल्यूएशन। यहाँ पे वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी प्रमोट एक्सपोर्ट नहीं, कह ही नहीं सकते, यस और नो, ठीक है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आपके एक्सपोर्ट के अंदर दम ही ना हो, आपके प्रोडक्ट में ही दम ना हो, तो फिर चाहे कितने डिवैल्यू कर लो कोई नहीं खरीदेगा आपका सामान, ठीक है। आपके सामान में भी वैल्यू होनी चाहिए, ये बात समझिए। सो मैं यहाँ पे वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऑप्शन दिखाऊंगा, वहां पे इतने से स्लाइड से ही पूरा आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कैन टेक। कब? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प इन द रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। डिवैल्यूइंग दी डोमेस्टिक करेंसी। करंट अकाउंट है क्या? पहले तो आप इसको समझो। करंट अकाउंट आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, इन सब की बात होती है, इनविजिबल, विजिबल, इन सब की बात हो रही है। जब आप करेंसी को डिवैल्यू करोगे, डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यू करोगे, तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो एक्सपोर्ट हो सकता है बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है। तो यस, ये तो सही है। रिडक्शन इन दी एक्सपोर्ट सब्सिडी, ठीक है। अगर आप सब्सिडी कम कर दोगे एक्सपोर्टर्स के लिए, आप इंडिया के मान लो एक्सपोर्टर्स है, उनकी सब्सिडी कम कर दोगे तो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, उसको एंकरेजमेंट नहीं मिलेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, और हमें यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ऑप्शन 2 तो कोई हाल में नहीं होगा, ठीक है। अब आता है 1 एंड 3 एंड 3 ओनली। 1 पहले से ही सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3। 3 क्यों? अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी व्हिच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड फॉर द एफआईआई, ठीक है। तो आपके फॉरेन जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट आए, इससे क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। क्यों होगा? आप समझो। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, बात समझ आ रही है? आपके दिमाग में आ सकता है कि यार एफडीआई और ये सब तो कैपिटल अकाउंट है, बट इनडायरेक्टली एफडीआई अगर आएगा इससे आपको फायदा मिलने वाला है। कैसे? ये देखो, adopting policy to attract FDI and FEI, foreign direct investment and foreign institutional investment recorded in the capital account, they help reduce the current account deficit indirectly. कैसे?
एफडीआई कैन बूस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन एंड इंप्रूव डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस व्हाइल कैपिटल इनफ्लो हेल्प ब्रिज द गैप इन द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि यार मैंने अगर इसी से एलिमिनेट कर दूं, तो अगर आप इससे एलिमिनेट करोगे तो आप गलत आंसर में चले जाओगे। आपको पहले ढंग से पढ़ना है। जब आपको ये श्योरिटी हो जाएगी वन तो होगा ही होगा और सेकंड नहीं होगा, तभी आप इस आंसर की तरफ आ सकते हो। नहीं तो आप इसको अगर पहले एलिमिनेट कर दिया तो आप क्वेश्चन में गलत तरीके से जा सकते हो। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, ये देखो वर्ड नेसेसरली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों, समझो बात। मतलब आपने पैसे को डिवैल्यू किया, आपने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, तो इससे नेसेसरली क्या क्या होने वाला है, मतलब होगा ही होगा। देखो जब भी नेसेसरली वर्ड हो या कोई भी चीज को बहुत पिन पॉइंटेड पूछा हो, कभी भी ऑल आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप ऑप्शंस को देखिए, कभी ऑल दिया हो तो ऑल नहीं होगा, ये बात याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है ऑल वाले, बट अगर कभी हो तो ये बात दिमाग में रखना, जब भी पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा हो वहां पे ऑल होने के नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है कि आप नेसेसरली वर्ड को पकड़ पा रहे हो कि नहीं, कि होगा ही होगा, उसमें कोई अदर कांट से वाली सिचुएशन नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, डिवैल्यू करोगे आप करेंसी को, इसका मतलब क्या है, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अब सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी है ये इसके, अगर आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हो तो कैसे आपकी फॉरेन वैल्यू के सामने आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे भाई वर्ड में ही डिवैल्यूएशन है तो सेकंड तो कोई हाल में नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब सवाल उठता है 1 एंड 3 इनमें से आंसर क्या होगा। तो अगर आप डिवैल्यू करते हो तो नेसेसरली आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है या फिर आपका ट्रेड बैलेंस बढ़ रहा है, तो नेसेसरली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स की। अगर आपके एक्सपोर्ट में दम होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली बढ़ेगी, बट आपका ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा ये कोई गारंटी नहीं है। आप कितना कर रहे हो, क्या वॉल्यूम है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट का कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो नेसेसरली ट्रेड बैलेंस इंप्रूव, वैसे ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा क्योंकि आपका डिवैल्यूएशन से आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हो, बट ट्रेड बैलेंस इंप्रूव ही होगा ये कोई गारंटी नहीं है। सो आंसर होगा 1 ओनली। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, devaluation lowers the value of domestic currency relative to the foreign currency. This means foreign buyers can purchase more domestic goods with the same amount of their own currency, making domestic export cheaper and more competitive in the global market. ठीक है, अब इसमें क्यों नेसेसरली वर्ड के कारण ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे अगर नॉर्मली पूछा था कि ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव करेगा तो यस कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जैसे ही आप डिवैल्यू करते हो तो जे टाइप का कर्व बनता है, मतलब इमीडिएट इफेक्ट होता है कि आपके इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ट्रेड बैलेंस में काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। बाद में धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के अंदर आपको फायदा मिलता है एक्सपोर्ट्स का, तो इसी को बोलते हैं जे कर्व। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एंड पॉलिसी आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू द इंडिया। इंडिया को थोड़ी इम्यूनिटी मिल सकती है अगर ऐसा कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो। अगर हम ज्यादा फॉरेन बैंक खोल दें तो जरूरी नहीं है, यस नो वाली सिचुएशन है। अगर हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दें तो क्या हम बच जाएंगे, ठीक है, तो नहीं, इससे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, तो थर्ड से तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। ठीक है, सेकंड में यस नो लग रहा है, फर्स्ट में नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, और फॉरेन बैंक ज्यादा खोलोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बच जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आप ज्यादा उससे अफेक्ट भी हो, तो नेसेसरली सिचुएशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट टू टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। ठीक है, अगर हमारे पैसे का स्लाइड हो रहा है, मतलब डेप्रिशिएट कर रहा है, नीचे हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब उसकी डिमांड नहीं है। ठीक है, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो अब क्या गवर्नमेंट आरबीआई स्टेप लेगी, ठीक है, जिससे वो और ज्यादा नीचे ना गिरे, और ज्यादा नीचे ना गिरे, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। तो क्या वो इंपोर्ट को, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट को, इंपोर्ट को कम करेगी और एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी। तो यस, एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी, और जो भी इंपोर्ट हम ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको कहेगी कि यार थोड़ा कम कर लो, नॉन एसेंशियल वाला कम कर लो, ताकि हमें जो है वो ज्यादा फॉरेन डॉलर्स यहां से ना जाए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि नॉट, मतलब यस, ये तो यस वाले में होगा, नॉट वाले में नहीं होगा। इंडियन बोरोवर को कहेंगे कि एनकरेज करेंगे टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, यस ये भी करेंगे। ईजिंग कंडीशन टू रिलैक्सिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ठीक है, उसको भी यस, इससे काफी ज्यादा डॉलर आएगा। वहीं पे फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये नहीं करेंगे, तो ऑप्शन होगा डी। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करोगे, इससे क्या होगा, इससे पैसा ही पैसा होगा, मार्केट में बहुत पैसा होगा, और हमें यहाँ पे पैसे को कम करना है। ठीक है, इसके ऑलरेडी बहुत सप्लाई है, हमें ऐसा कोई भी चीज नहीं करना, एक्शन नहीं लेना जिससे इसकी सप्लाई और फर्दर इंक्रीज हो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि ये गवर्नमेंट कभी भी फैसला नहीं लेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, द विजिट ऑफ फॉरेन नेशनल टू द विटनेस द 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू, अब ये पैसा जो यहाँ पे मान लो कॉमनवेल्थ गेम हुए इंडिया के अंदर 2010 के आसपास, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली के अंदर। अब वहां पे जो भी फॉरेन नेशनल्स आए देखने मैच, तो अब उन्होंने जो टिकट का पैसा लिया, वहां पे खर्चा किया, तो ये कहां पे हमारे बीओपी के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो क्या ये रेमिटेंस है या फिर एनआरआई डिपॉजिट है, क्या है ये हमारा एक तरीके से एक्सपोर्ट है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी सर्विसेज को, हमारे सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शन 1 इज, इट्स अ काइंड ऑफ अ एक्सपोर्ट, इट्स नॉट अ कंजम्पशन, इट्स नॉट अ प्रोडक्शन, इट्स नॉट अ इंपोर्ट, इट्स अ एक्सपोर्ट। ठीक है, कंसीडर एज अ एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से क्या सही है। देखो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जब भी टाइट करती है कोई भी फेडरल रिजर्व या आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है।
ठीक है। सो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट। बात समझ आ रही है? तो ये इंडिया के सेंस में बात हो रही है, ठीक है। अगर इंडिया के सेंस में बात करोगे, इंडियन का आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मान के चलो कि इंडिया के रेफरेंस में ही कैपिटल फ्लाइट होगी, ये सोचना है। कई बार यहाँ पे लोगों ने ओवर थिंक कर दिया, कैपिटल फ्लाइट क्या यूएस से होगी क्या? अरे यूएस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर फेडरल रिजर्व यूएस का अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो क्या कैपिटल फ्लाइट हो सकता है इंडिया से? तो यस, कैपिटल फ्लाइट होगा। मैंने पहले ही बताया कि भैया वहां पे फेडरल रिजर्व बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो यहां से पैसा लोग निकाल निकाल के वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू अर्न सम मनी। सो कैपिटल फ्लाइट होगा। यस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। अब देखो, अब नीचे के दोनों ऑप्शन को अगर आप समझो कि एक तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की बात हो रही है और यहाँ पे भी ईसीबी की बात हो रही है, मतलब हाई चांसेस है कि दोनों स्टेटमेंट में से एक सही और एक गलत होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, पढ़ते हैं। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटर कोस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अगर कैपिटल फ्लाइट होता है, यहां से पैसा निकलेगा, यहां से इंडियन फर्म्स में से पैसा जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, इनके आपस में कॉस्ट बढ़ेगी, इनका कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो ये कहीं और से बोरो करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे बोरो करेंगे, तो इनका हो सकता है कि इनका इंटर कॉस्ट ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो सकती है, में इंक्रीज। तो यस, ये तो हो सकता है। अगर ये सही है तो ज्यादा चांसेस है कि इसका गलत होने का चांसेस ज्यादा है। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू करते हो, तो इससे आपकी करेंसी रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं कम होती है, एसोसिएटेड विद दी। ये उल्टा है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं होती, यहाँ पे इंक्रीज होती है। आपका रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। सो ऑप्शन 3 नहीं होगा, ठीक है। आंसर इज 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दो ट्रिक्स यहाँ पे लगानी है कि भैया 1 की एक सही गलत होने के चांसेस ज्यादा है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच सकते हो, नहीं तो ये एग्जाम के अंदर थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इंपोर्ट कवर, ठीक है। ये कई बार न्यूज में रहता है इंपोर्ट कवर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इट इज अ रेशियो, ठीक है। कोई चीज को इंपोर्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये रेशियो है, या फिर ये टोटल वैल्यू है, या क्या एक रेशियो है? तो लग रहा है कि यार रेशियो रेशियो 2 है, ठीक है, हो सकता है इनमें आंसर हो, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ट्रिक्स से 70% जगह पे ट्रिक्स लगेगी, 60 to 70% ट्रिक्स लगेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। इसीलिए अगर तुम ट्रिक्स वाली अगर तुम्हारी टेक्निक है, तो हमेशा याद रखना कि तुम्हें ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे। अगर तुम सोचो कि तुम यार 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, ट्रिक्स भी लगाओ, तुमने जो भी ट्रिक्स सीखी है, तो प्लीज ये गलती मत करना, प्लीज ये गलती मत करना। अगर ट्रिक्स लगाओगे तो इसके सही होने के चांसेस 70% ही है। मैं अभी बता रहा हूँ 60-70%, ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। 60-70% ही यहाँ पे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपका गलत है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रही, रेशियो, ये दोनों ही गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री इन ईयर, ये वैल्यू नहीं है, ये इंपोर्ट कवर की बात हो रही है। इट इज अ नंबर ऑफ मंथ्स द इंपोर्ट दैट कुड बी पेड फॉर द बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो रिजर्व से हम कितना इंपोर्ट कवर कर सकते हैं, कितने इंपोर्ट का पैसा हम वापस चुका सकते हैं, वो होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कई बार ट्रिक्स लगती है, नहीं लगती, इसलिए मैं ये प्लीज इसको आपको दिमाग में ये डीमिस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रिक्स क्या हमेशा लगती है? नो। क्या हमेशा मिनिस्ट्री गलत होती है? नो, ठीक है। 90% चांसेस में मिनिस्ट्री गलत होती है, बट 10% चांस है कि मिनिस्ट्री सही भी हो, जैसे 2025 के अंदर उसने मिनिस्ट्री को सही दिया है, ठीक है। प्लीज जो भी ट्रिक्स लगाओ, प्लीज ये दिमाग में रखो कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी अच्छा खासा होना चाहिए। मैं कहूंगा 85 प्लस होना चाहिए अगर ट्रिक्स लगाते हो। अगर आप पूरा नॉलेज के साथ खेलते हो, आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप 70-75 के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो ये आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, उसका आंसर मैं यहीं पे आपको दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डिफरेंट कंट्रीज। परचेजिंग पावर पैरिटी, ये अगर कॉन्सेप्ट को समझे, मान लो कि हमारे यहाँ 30 रुपीज के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है, ठीक है। मान लो कोई एक प्रोडक्ट आता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, XYZ, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जो 30 रुपीज में इंडिया में मिल रहा है, ठीक है, और वही सेम चीज कितने डॉलर पे मिलेगी, कितने डॉलर पे मिलेगी यूएस के अंदर, हमें वो देखना है, ठीक है। उसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि यार $1 के अंदर, $1 में 90 रुपीज है, ठीक है। अब मान लो उस 90 रुपीज के अंदर आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो $1 के अंदर आपको ये सोचना है कि ये चीजें कितनी आ जाएगी, ठीक है। हमें मतलब प्रोडक्ट के वैल्यू के हिसाब से आपको प्राइसेस, आपको एक्सचेंज रेट सिस्टम देखना होता है, उसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स, सेम बास्केट ऑफ गुड्स या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज इन द डिफरेंट कंट्रीज। मान लो कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक आपके बर्गर का क्या प्राइस है, तो आप देखते हो कि यार $1 में वहां पे अगर बर्गर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90 रुपीज के अंदर इंडिया में एक बर्गर मिलेगा, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है 30 रुपीज के अंदर आपको वही बर्गर मिल जाए, ठीक है। सो $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज मानते हैं, बट $1 इज इक्वल टू 1 बर्गर। बात समझ आ रही है? बट 1 बर्गर की वैल्यू 90 नहीं होगी, 30 होगी। क्यों? क्योंकि ये उसका पर्टिकुलर प्राइस है एज कंपेयर टू, क्योंकि हर करेंसी का अपनी एक वैल्यू है, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। कितना परचेज कर पा रहे हो, उसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये बिल्कुल सही बात है। इन टर्म्स ऑफ पीपीटी डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे चेंज करने का स्कोप है, बिल्कुल चेंज किया यूपीएससी ने। 6th लार्जेस्ट
अराउंड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम पीपीपी से नहीं है। हम अगर जीडीपी के वाइज देखें और नॉर्मल हम देखें तो वहां पे हो सकते हैं, बट पीपीपी से हमारी काफी अच्छी कंडीशन देखी जाती है, तो हम 3rd लार्जेस्ट है यहाँ पे, तो इसीलिए ये हमारा गलत है। ठीक है, तो आंसर इज 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, पीपीपी, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया वाज प्रीवियसली 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी व्हेन मेजर्ड इन द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी से करोगे तो आप इस तरीके से देख सकते हो। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2022 में पूछा, पहले 2029 ये 2019 का है शायद, क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, उसके बाद 2022 में ये नीर रीर पे पूछा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट ध्यान से समझिए, अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो आता है, तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, मैं तो सीधा कहूंगा। ठीक है, यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं है। ठीक है, जो भी तुक्काबाजी लगेगी मैं फिर भी बता दूंगा, बट चांसेस कम है। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, एंड इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। An increasing trend in the domestic inflation relative to the inflation in other country is likely to cause an increasing divergence between the near and the rear. ठीक है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नीर रीर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी कर सकते हो, नहीं तो डिफिकल्ट है इसको शुरू करने का, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं और 2 की बात करूं और 3 की बात करूं, इनको ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट क्यों है? द नीर इज एन अनएडजस्टेड वेट average rate at which the one country's currency exchange for a basket of multiple foreign currency. In the context RBI index, an increase in the NIR indicates that domestic currency is gaining value against the basket of trading partner currency. ठीक है, तो मेरी बात सुनो, समझो बात, मैं आपको NIR रीर को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। NIR मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, रियल का मतलब, ठीक है, और नॉमिनल, नॉमिनल मतलब आपके जो अभी करंट मार्केट प्राइस है। जैसे मैंने बोला $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज, $1 में 90 रुपए। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो हम बार बार न्यूज में डिस्कस करते हैं कि यार डॉलर जो है $1 90 रुपए का है, $1 95 का हो गया, $1 100 रुपए का हो गया। ये जो हम डिस्कस करते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, कि आज की वैल्यू, करंट वैल्यू के ऊपर हम $1 में कितने रुपए आते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो क्या अगर इंक्रीज होगा नीर में, मतलब आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ठीक है, अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि $1 में कम पैसा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ने का मतलब वो नहीं है कि भैया यहाँ पे 100 रुपए कर दो। ठीक है, वो नहीं है। अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है, ये रेट बढ़ता है, रेट मतलब परसेंटेज, रेट बढ़ता है तो आपके रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। यस, बिल्कुल करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है, इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अगर आपका पैसा अप्रिशिएट कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसको समझिए, अगर आपका पैसा अप्रिशिएट कर रहा है तो उससे क्या आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। अगर मैं समझ रहा हूं कि अगर मेरी नीर भी बढ़ रही है और रीर भी बढ़ रही है, बात समझ आ रही है, अगर मेरी रीर बढ़ेगी, नीर बढ़ेगी, दोनों ही बढ़ेगी, बात समझ आ रही है। ठीक है, अगर ये दोनों बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलूं कि नीर रीर दोनों बढ़ रही है, तो इसका मतलब नीर बढ़ेगा मतलब मेरे अप्रिशिएट हो रहा है रुपी। अगर रुपी अप्रिशिएट करता है तो क्या ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है? नहीं, घटती है। ठीक है, ये इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इससे इससे घटेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा सा ये बिट डिफिकल्ट, क्योंकि थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने वाली चीज है। आई होप आपको पता होगा, मैं जस्ट यहाँ पे एक रिवीजन पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। इंक्रीज इन द ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्री इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन द नीर एंड द रीर। ठीक है, डाइवर्जेंस कम होगा, बढ़ेगा नहीं, ये बात याद रखो। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, सेकंड गलत है। ठीक है, और आपका सॉरी, यहाँ पे डाइवर्जेंस बढ़ेगा। ठीक है, डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर बढ़ेगा अगर आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन ऑफ द अदर कंट्री। ठीक है, क्योंकि रीर कैलकुलेटेड होता है आपका एडजस्टिंग नीर, मतलब इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते। रियल कब होता है, हम रियल भी जब रियल जीडीपी देखते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन को हटा दो, इन्फ्लेशन आपका नॉमिनल में होता है, रियल में तो इन्फ्लेशन हट जाती है। तो अगर ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डाइवर्जेंस बढ़ेगा नीर एंड रीर में, क्योंकि एक में इन्फ्लेशन की बात हो रही है और एक में इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होगा। इसलिए ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप इतना दिमाग में रखिए कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी एंड रियल एक्सचेंज रेट, ये तीन कॉन्सेप्ट समझिए। परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत सिंपल, मेन फोकस होता है कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द मनी इन अ डिफरेंट कंट्री। ठीक है, कि भैया इतना सामान हमने डॉलर में, कितने डॉलर में खरीद सकते हैं और इतना सामान हम कितने रुपए में खरीद सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अंदर मार्केट प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अनदर। ठीक है, न्यूज में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपली कंपैरिजन ऑफ करेंसी प्राइसेस, करेंसी के प्राइस को हम नीर देखते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट के अंदर हम क्या देखते हैं, इन्फ्लेशन को हटाकर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस पता चलती है, एग्जैक्ट कॉम्पिटिटिवनेस पता चलती है कि हमारा मार्केट में हमारी चीज जो प्रोडक्ट है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन नहीं होता। ठीक है, आई होप ये बेसिक आपको समझ आया होगा, नीर रीर एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे 1995 का, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सीरीज, बट इसके जितने भी पीपीटीज है आप सबकी डिमांड पे,
ठीक है, आपकी डिमांड पे पीपीटीज मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है पहले सारी एपिसोड की, और इसकी भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यूपीएससी दोस्त। ठीक है, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से इस पीपीटी को कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रिवीजन पर्पस। बट मैं आपको जरूर कहूंगा कि यार आप इसको प्लीज, जो भी पूरी सीरीज आपने अगर एक बार देखी है, एग्जाम से पहले एक बार और इसको 1.5 या 2x के ऊपर जरूर देखना। एक तरफ आप अपनी पीपीटी रखना, खुद सॉल्व कर करके फटाफट 2x के अंदर एक बार और 1.5 के अंदर सुन लेना, जिससे आपके अंदर ये इंटरनलाइज हो जाए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, ताकि आपको जो अच्छा लगे। पर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको जो भी मैं नोटिफिकेशन, जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफडीआई एंड एफपीआई इन सब के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा एपिसोड रहने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, ये लेंदी था, ये बड़ा था, बट नेक्स्ट एपिसोड छोटा रहने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड द सपोर्ट।